हेलो एवरीवन, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में देखने वाले हैं और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस एक्ट में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, किन्हें फ़ायदा मिलता है, क्या वर्कर को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, इस स्कीम की क्या क्या एडवांटेज हैं, सारा चीज़ के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि आखिरकार वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या है, कब बना है, किन के लिए बना है, किस केस में इसका इस्तेमाल होगा, वो सारा चीज़ अभी हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं। वर्कमैन कंपनसेशन ये जो एक्ट है, ये एक्ट कब बना है? तो ये एक्ट 1923 में बन चुका है और ये कैसा लॉ है? तो सोशल सिक्योरिटी लॉ है। सोशल सिक्योरिटी लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो आदमी को फिनेंशियली तौर पे मुसीबत में मदद कर सके। जैसा कि लिखा भी है, ये सोशल सिक्योरिटी लॉ क्या करता है? तो फिनेंशियल कंपनसेशन देता है। अब किसको फिनेंशियल कंपनसेशन की जरूरत पड़ रही है? तो वर्कर को देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? अगर वर्कर काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान उन्हें इंजरी हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, डिजीज हो जाए, यहाँ पे डिजीज कहने का मतलब है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाए या डेथ हो जाए, ये किन्हीं भी कारण से अगर किसी भी प्रकार से कर्मचारी को प्रॉब्लम होती है तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है जो कि 1923 में बना है, ये फिनेंशियल कंपनसेशन दिलवाने का काम करता है। इसमें ये जो वर्ड है वर्कमैन, इसको चेंज किया गया था 2010 में और अभी फिलहाल इस एक्ट का नाम है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो कुल मिलाकर के इस एक्ट के 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि वर्कर को प्रोटेक्ट करना। वर्कर को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है? तो फाइनेंशियल हार्डशिप से, यानी वर्कर को वित्तीय संकट ना आ पाए। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो कंपनसेशन का अमाउंट है या जो कंपनसेशन है वो सही समय के अंदर में कंपनसेशन का अमाउंट मिल जाए, यानी कि कंपनसेशन मिलने में ज़्यादा समय ना लगे। थर्ड नंबर जो पॉइंट है कि जो भी एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी से काम करवा रहे हैं वहाँ की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एम्प्लॉयर की हो, और इन केस अगर कुछ गलत होता है वर्कर के साथ, जैसे कि डेथ वगैरह हो जाए, तो उस समय उनके फैमिली मेंबर को सपोर्ट मिल सके। यानी कि कुल मिलाकर के इसके क्या 4 ऑब्जेक्टिव हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है कि वर्कर को फिनेंशियल हार्डशिप आने ना दे। दूसरा, कोई कंपनसेशन मिले। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वर्क प्लेस को वो सेफ रखे। फैमिली जो वर्कर की हैं उनको सपोर्ट मिल सके। ये 4 ऑब्जेक्टिव है। अब इसके अंडर में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर में? तो वैसे लोग इस स्कीम के अंडर में एलिजिबल हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व हो, माइंस में काम करते हो, प्लांटेशन में हो, रेलवेज में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, या किसी भी प्रकार का मैकेनिकल या हजार्डियस जॉब कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग इस स्कीम के अंडर में नहीं आएंगे, जैसे कि डिफेंस में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग नहीं आएंगे। कैजुअल वर्कर कुछ कुछ केस में इसके अंडर में नहीं आते हैं। और वैसे जो व्यक्ति जो ESIC का लाभ ले रहे हैं वो व्यक्ति इस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसका कि नाम जो बदल दिया गया था 2010 में एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ये इसके अंडर में नहीं आएंगे। और इसमें किस किस टाइप की इंजरी की बात की गई है? तो इसमें 2 टाइप की बात की गई है। एक है एम्प्लॉयमेंट इंजरी, यानी कि काम करने के दौरान किसी भी प्रकार का वर्क प्लेस पे कोई घटना हो गया, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे उस समय कुछ हो गया, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है उसके लिए। और दूसरा, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पे एक जगह पे काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान हमको किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाए, सिलिकोसिस हो जाए, एबेस्टोसिस हो जाए, मेरे सुनने की क्षमता कम हो जाए, स्किन डिजीज हो जाए, लंग्स डिजीज हो जाए, तो ये सारे इंजरी को इसके अंदर में कवर किया जाता है।
इसमें डिसेबिलिटी को भी अलग अलग पैमाने पे बताया गया है। जैसे कि एक होता है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। इसमें क्या होता है कि वर्कर जो होते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाए या बर्न हो जाए। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, इसमें क्या होता है लॉस ऑफ सम बॉडी पार्ट, हमारे शरीर का कुछ हिस्सा का नुकसान हो जाए, जैसे कि उंगली के चले जाना या एक आंख चली जानी। एक होता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, यानी कि इसमें अब हमारा शरीर वैसा बचता ही नहीं है कि वो काम कर पाए। और इसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है अलग अलग केस में अलग अलग प्रकार का कंपनसेशन दिया जाता है। डेथ के केस में जो वर्कर का मंथली वेजेस था उसका 50% इंटू रिलेवेंट फैक्टर्स। रिलेवेंट फैक्टर्स का मतलब होता है इसका जो शेड्यूल 4 है उसमें दिया गया है कि रिलेवेंट फैक्टर किस तरीके से निकाला जाएगा। यानी कि कोई कर्मचारी जिसका उम्र बहुत कम है उसका रिलेवेंट फैक्टर ज़्यादा होगा, और उसको जब उसका सैलरी है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट दिया जाएगा। जो अमाउंट हाईएस्ट होगा वही, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में दिया गया है कि डेथ के दौरान एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 मिलेगा, लेकिन जो हम फॉर्मूला के हिसाब से निकाले वो 1 लाख मिला, तो जो हाईएस्ट अमाउंट होगा 1 लाख वही दिया जाएगा। अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 60% जो वेजेस है वो मिलेगा रिलेवेंट फैक्टर से कैलकुलेट करने के बाद। पार्शियल के केस में भी ऐसा है और टेम्पररी डिसेबलमेंट के केस में भी उसी तरीके से केस किया गया है। अब जो कंपनसेशन है डेथ के बाद आखिरकार किसको मिलता है, तो जो भी वर्कर हैं उनके जो स्पाउस हैं उनको मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा, या उनके जो माता पिता जो डिपेंडेंट हैं उनको मिलेगा। और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो कमिश्नर के पास जमा कराए। तो एम्प्लॉयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन जाएगी। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो वर्क प्लेस पे सेफ्टी इंश्योर करे, जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो टाइम पे दे, किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट हो तो उसको रिपोर्ट करे, और मेडिकल हेल्प जहाँ तक हो पाए वो सपोर्ट करे। और वो किसी भी तरह का वर्कर के ऊपर ब्लेम डाल करके वो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं इससे। हाँ, 2 केस है अलग, जो अगर वर्कर काम कर रहा था और काम करने के दौरान अगर नशा का इस्तेमाल किया हुआ था, अल्कोहल या ड्रग्स का यूज किया गया था, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर में नहीं आएगा। या जानबूझ करके अपने सेफ्टी को बाईपास करके जानबूझ के कुछ करना, उस केस में भी ये नहीं आएगा, यानी वो लायबल नहीं होंगे कंपनसेशन लेने के लिए। ये कंपनसेशन के लिए अथॉरिटी कौन सी है, तो इसका नाम है कमिश्नर फॉर एम्प्लॉयज कंपनसेशन। ये स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेटलमेंट करवाएं डिस्प्यूट्स को, कैलकुलेट्स करे कंपनसेशन का अमाउंट, और इंश्योर करे जो वर्कर के साथ प्रॉब्लम हुआ है वो जस्टिस दिला पाए वर्कर को। ये ESIC स्कीम से अलग है, वो इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम थी, तो ये एम्प्लॉयर लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया गया है। इसमें ESIC में दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, इसमें किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, यानी वर्कर को इसमें कंट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें कैश और मेडिकल बेनिफिट दोनों था, इसमें बस कंपनसेशन का अमाउंट मिलता है। ये लार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, ये स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। हाँ, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति ESIC के अंडर में आते हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट यानी कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के अंडर में नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।